नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा और मैं हूँ आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो खबरों पे चर्चा करेंगे, पर शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 2 लड़कियों का धर्मांतरण, सिख समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से की कार्रवाई की मांग। जम्मू में फिर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास दिखे 2 ड्रोन, सेना की फायरिंग से हुए गायब। गाजियाबाद के फेक वीडियो मामले में यूपी पुलिस सख्त, सपा नेता पर एनएसए लगाने की तैयारी, ट्विटर के एमडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी लूनी पुलिस। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले 2 साल से जवाब का कर रहे हैं इंतजार, नहीं मिला जवाब तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। इजराइल को दुश्मन बनाने वाले पाकिस्तान के ड्रोन की खुली पोल, इमरान के वरिष्ठ सलाहकार ने मोसाद चीफ से की गुपचुप बैठक, बनाई नई रणनीति। तो शो की शुरुआत करते हैं और पहली खबर धर्मांतरण गैंग से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के साथ कथित तौर पर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इनमें एक लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से करवा दी गई, जिसके बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय में हंगामा मच गया। वहीं इस मामले पर बड़गाम के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि एसपी ने लिखित में आश्वासन दिया था कि लड़की की खोज कर परिवार को दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट का आदेश भी उनके खिलाफ आ गया है। जज ने मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला दिया और लड़की को उसे ही सौंप दिया। वहीं अब सिख समुदाय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन है लोग, किसके शय में इस प्रकार की गुंडागर्दी और इस प्रकार की चीजें करते हैं? देखिए, धर्मांतरण इस देश के अंदर में एक सबसे बड़ा धंधा है। मैं आपको एक आंकड़े बता दूं कि जितने भी जो एनजीओ के नाम पे यूपीए सरकार के दौरान पैसे आया करते थे, विदेशी फंड, उसमें ज़्यादातर जो पैसे उन संस्थाओं के पास जाती थी वो जो धर्मांतरण के काम में जुटे हुए हैं। पहले ये क्रिश्चियन मिशनरी किया करता था, अब ये मुस्लिम मौलवी मौलाना भी इस काम में जुट गए हैं। जिस हिसाब से दिल्ली के ओखला के 2 मौलवी मौलानाओं को पकड़ा गया, जिससे मालूम चला कि 1000 लोगों को इसने, हिंदुओं को मुसलमान ये बना चुका है, इनके लिए आज एक खबर आई कि किस हिसाब से विदेशी फंडिंग इन लोगों की हो रही थी। तो ये एक धंधा धर्मांतरण का इस देश में चल रहा है। अच्छी बात यह है कि ये लोग अब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। धर्मांतरण के ऊपर कानून, सख्त कानून की आवश्यकता है। और तो और जिस हिसाब से कश्मीर का जो वाकया हुआ है, 2 लड़कियों को बंदूक की नोक पे अगवा करके उसकी शादी की गई है, ये चिंताजनक स्थिति है। और मैं आपको बताऊं, ये जो सिख लोग जो नाराज़ हैं, इसकी वजह सिर्फ कश्मीर ही नहीं है। पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी और मौलवी मौलानाओं का जो एक जाल बिछा हुआ है, जहां सिखों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए। और तो और इनका जो कनेक्शन है, जो बहुत सारे सिख जो यूरोप और कनाडा और यूएस में हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है अपना। तो ये सारी चिंता का एक बड़ा विषय है कि क्या हम इस तरह की गतिविधियों से, कि बाय फोर्स और बाय इल्योरमेंट हम अपने देश के डेमोग्राफी का पूरा चरित्र बदलने देना चाहते हैं? ये नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एजेंसियां हो, इन सब को इस तरह के गैंग के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून लाना बेहद जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर जम्मू में दूसरी बड़ी आतंकी साजिश की करते हैं। जम्मू में आतंकी अब हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की और जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर सुबह 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद से ही अलर्ट सेना ने ड्रोन को देखते ही उस पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए, जिसके बाद सैन्य स्टेशन के बाहर पूरे इलाके की तुरंत घेराबंदी कर दी गई। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। पर डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कौन है लोग, इसके पीछे किसकी साजिश मानी जा सकती है? देखिए, जैसा कि कल भी इस खबर को हम लोगों ने दिखाया था कि किस हिसाब से एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन के जरिए हमला किया गया, इसमें बिना किसी शको शुबा के ये पाकिस्तान का हाथ है। इसमें ये पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी ये सारे काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, टर्की और चीन से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स इस तरह के जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं, इसे पाकिस्तान ने मुहैया कराया है। अब दिक्कत क्या है कि ग्राउंड लेवल पे इनके आतंकी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार, वहाँ की मिलिट्री और जो पुलिस है, इन लोगों ने बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इजरायली टेक्नोलॉजी से पूरा घेराबंदी कर रखा है। तो इसमें जो आतंकियों ने नया तरीका अपनाया है कि आपको फिजिकली वहाँ जाना नहीं है। आजकल ड्रोन्स 20-20 किलोमीटर तक चले जाते हैं। आप कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, आगे 20 किलोमीटर तक आप ड्रोन भेज सकते हैं, बाकायदा उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये नया टेक्निक इस्तेमाल जो है उसका शुरू हुआ है। पहली बात ये कि सरकार को फ़ौरन उन तमाम डिस्टर्बिंग इलाके में, जैसे जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहाँ पे आतंकी एक्टिव है, जिस तरीके से नक्सली इलाके हैं, उन कुछ सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन के कोई इस्तेमाल के ऊपर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए कि कोई भी ड्रोन कोई शख्स उड़ाता हुआ नजर आए, उसे सख्त से सख्त जो है उसको सजा दी जाए। तो पहला काम तो ये कर सकती है। और दूसरा, इनको उस तरह का टेक्नोलॉजी, उस तरह का सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ेगा कि जहां आप इस तरह के ड्रोन को इमीडिएटली ट्रेस कर सकते हो और ये भी ट्रेस कर सकते हो कि ड्रोन को कहां से उड़ाया जा रहा है, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का निदान निकल सकता है। बिल्कुल, ट्रेस और ट्रैकिंग करना बहुत आसान है, जिससे किया जा सकता है। और वही बात सही है जिस तरह से डॉक्टर मनीष कुमार ने बताई कि इस सभी वारदातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पर पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर ट्विटर से है। यूपी में बुजुर्ग के वायरल वीडियो पर गाजियाबाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सबसे पहले इस वीडियो पर झूठ फैलाने वाले सपा नेता के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकार सबा नकवी और मोहम्मद जुबैर के भी इस मामले में बयान दर्ज कर लिया गया। साथ ही गाजियाबाद पुलिस अब ट्विटर के एमडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ट्विटर के एमडी को कर्नाटक कोर्ट से मिली राहत के फैसले को चुनौती देनी होगी। डॉक्टर साहब, लगातार ट्विटर पर बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है ट्विटर जल्द बंद हो जाएगा? क्योंकि हर दिन नए नए करतूत ट्विटर के सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी ट्विटर बंद होगा नहीं होगा ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब उन्होंने तो आईटी मिनिस्टर के ही अकाउंट को 1 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था। तो ये सरकार, केंद्र सरकार और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसका हिसाब किताब करेगी। लेकिन जो यूपी में हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आपने एक फेक वीडियो को, एक मुस्लिम बुजुर्ग को मुस्लिम युवक पिटाई कर रहे हैं, आपने उसे हिंदू मुस्लिम का कलर दे दिया कि जय श्री राम कहने के नहीं कह रहा था वो बुजुर्ग, इसलिए उसकी पिटाई हो रही है, उसकी दाढ़ी काट दी गई। ऐसे वीडियोस की वजह से ही देश में दंगे फैलते हैं। अब ये फैला कौन रहा है? इसमें सपा नेता एक पकड़ा गया है, इसके ऊपर एनएसए का चार्ज लगेगा। तो उसने एक तो गलत वीडियो फैलाई, तो अगर सपा नेता के खिलाफ एनएसए लग रहा है तो वो तो बेचारा छोटा मोटा आदमी है। वो बड़े लोग जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनके एक ट्वीट से खबरें बन जाती हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए लोनी की पुलिस ने 2
तथा कथित पत्रकार, ये दोनों प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये सब लुटियन गैंग के दलाल किस्म के लोग हैं। एक तो जुबैर है अल्ट न्यूज़ वाला और दूसरा सबा नकवी है। इन दोनों से आज पूछताछ की गई है। अब बिना वेरीफाई किए हुए, ये खुद को अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, बिना वेरीफाई किए हुए अगर आपने इस तरह का काम किया है तो जो चार्जेस समाजवादी पार्टी के उस लीडर के खिलाफ लग रहा है कि दंगा भड़काने का, दो कम्युनिटी के बीच रिश्ता खराब करने का, हिंसा भड़काने का, वही एनएसए के तहत इन पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों, और सोशल मीडिया से लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो जो गलत खबर, गलत अफवाह उड़ाते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शिवपाल यादव की। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना गठजोड़ शुरू कर दिया है। इस बीच अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने साफ किया है कि पिछले 1.5 से 2 साल से वो भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश ने उन्हें जवाब नहीं दिया तो वो यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई बहुत आम है, आए दिन देखने को मिलती है, पर शिवपाल यादव ने जिस तरह से बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। भतीजा कह रहे हैं कि भाई 2 साल तक से हम कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। मतलब ये कि चाचा और भतीजा में दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। मतलब राजनीतिक तौर पे साफ है कि ये अलग चुनाव लड़ेंगे, ये अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बयान देने का मतलब ये है कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों को ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं तोड़ी, हम तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये मेरा भतीजा है, ये अखिलेश यादव है, जो मेरी बात नहीं मान रहा है और मेरी बात मानेगा नहीं, हमें कोई जवाब देगा नहीं, तो मैं तो अलग पार्टी बना ली है हमने, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और ये पार्टी हमने मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद, उनके कहने पे ही हमने ये पार्टी बनाई है। तो मसला बिल्कुल साफ है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। बस ये जो रसाकसी, ये बयानबाजी हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के अंदर जो समर्थक हैं दोनों के, उनको अपने पाले में खींचने की जद्दोजहद चल रही है। समाजवादी पार्टी को एक चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा है। अभी बीजेपी के बाद कोई ज़मीन में सबसे बड़ी पार्टी नज़र आ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव को इस तरह के लूप होल्स को बंद करना पड़ेगा। उनको ये तय करना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो मजबूती के साथ और भी किन किन लोगों के साथ वो अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। और अगर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि ये चाचा भतीजा किस तरह से आने वाले चुनाव में यूपी की जनता का दिल जीत पाएंगे। चलिए आखिरी खबर पाकिस्तान से है। फिलिस्तीन का साथ निभाते हुए इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन बनाने वाला पाकिस्तान कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वरिष्ठ सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने बीते नवंबर गुपचुप तरीके से इजराइल का दौरा किया था। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने खुफिया एजेंसी मोसाद के तत्कालीन चीफ से मुलाकात भी की। इन मुलाकातों के साथ बुखारी ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमर जावेद बाजवा का संदेश इजराइल तक पहुंचाया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों देश जल्द ही काला सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन बताता है, पर ये पीछे तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। देखिए, ये जो इजराइल के साथ इस्लामिक वर्ल्ड का रिश्ता है वो बहुत उतार चढ़ाव इस वक्त देख रहा है। जो साउथ एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ कुछ भी होता है तो मौलवी मौलाना ये यही कहते हैं कि ये यहूदियों की साजिश है। मतलब इजराइल, कोई भी घटना घटती है उसको कहते हैं ये मुसाद वालों ने कर दिया। ये सिर्फ हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी हर चीज़ के लिए इजराइल को दुश्मन बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर में 2 दुश्मन हैं सबसे बड़े, एक इजराइल और दूसरा हिंदुस्तान। अब दिक्कत यह है
कि इजराइल का जो रिश्ता इस्लामिक वर्ल्ड के साथ पहले बहुत ही ख़राब था फ़िलिस्तीन को लेकर के, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सऊदी अरब या यूएई, इन लोगों के साथ तमाम और भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इजराइल के रिश्ते बेहतर हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वो वहाँ गए भी, और मुझे याद है कि जिस दिन वो सऊदी अरब पहुँचे थे उस दिन पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छपी थी कि यहूदी प्रधानमंत्री का नापाक पैर पवित्र सऊदी अरब के ज़मीन पे उतर गया। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स जो है साउथ वेस्ट एशिया का, वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब दिक्कत ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर में जो लोग कट्टरपंथ से अलग हैं, वहाँ के जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का विकास हो, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जब ये सऊदी अरब वाले, ये वेस्ट एशियंस जो है, ये सब लोग, इन लोगों ने दोस्ती कर ली, खामखा हम लोग क्यों पीछे रहें? इजराइल के साथ दोस्ती करके हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। हिंदुस्तान के साथ उसके सबसे गहरे रिश्ते हैं, जिस वजह से बहुत सारे हथियार में, टेक्नोलॉजी में इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं। इजराइल के साथ बहुत घनिष्ठता बन गई है, हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले हैं इजराइल से। तो इसलिए वहाँ पे एक डिबेट शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर कि क्यों ना इजराइल के साथ हम अपना डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाएं। अभी तक डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं था। अब वहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे ही आप इजराइल के साथ हाथ मिलाने की बात करेंगे तो ये जो कट्टरपंथी, ये जो मौलवी मौलाना, ये तो इसका पूरा वो जो छलावा है, वो जो नैरेटिव है कि भाई ये सारा कुछ जो गड़बड़ी है वो यहूदियों के द्वारा है, यहूदियों की साजिश है, वो नैरेटिव ही कोलैप्स कर जाएगा। तो लोग उसका विरोध करते हैं। अब ये अपने घर के अंदर आप बच्चों को झूठी मूठी कहानियाँ सुना करके फुसला तो सकते हो, लेकिन दुनिया की हकीकत को तो आप बदल नहीं सकते। और इसलिए कुछ सेंस प्रिवेल किया होगा आर्मी वालों को, वहाँ पे उनको समझ में आ रहा हो कि इजराइल से आप दुश्मनी करके आप अमेरिका से भी दुश्मनी करेंगे, तमाम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, तो बेहतर है कि आप उससे रिश्ते बेहतर करें। इसलिए शायद ये सोच के इमरान खान का जो विशिष्ट सलाहकार है वो इजराइल गया, मुलाकात की, और ये खबर पाकिस्तान में लीक हो गई। और जैसे ये खबर लीक हो गई तो सारे लोग बोलने लगे कि भाई ये तो इजराइल का यार है, ये मोसाद के सामने वो गिर गया। और इसलिए ये खबर आई भी, वहाँ पे अखबारों में छपी भी, और जैसे ही ये खबर छपी, इमरान खान की सरकार की तरफ से साफ साफ इस खबर के ऊपर डिनाइल दिया गया कि कोई इजराइल नहीं गए, कोई मोसाद के चीफ से बातचीत नहीं हुई, वहाँ कोई हमारा कोई इजराइल से रिश्ता नहीं है। लेकिन ये जो है ना कि झूठ कब तक इस तरह से पाकिस्तान में चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को हकीकत का पता है कि पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर उसके रिश्ते तमाम, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, उससे बेहतर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। जी बिल्कुल, इन खबरों को सही रूप में समझाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी भी क्या कुछ राय है इन खबरों को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों का पंचनामा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।